तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है बीटेक फर्स्ट ईयर का, वो है आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके रिगार्डिंग वन शॉट वीडियो में लेके आ चुका हूं आप सभी के सामने। अगर आपने बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो ये वन शॉट वीडियो आपके लिए है। अगर आपने इसको कंप्लीट देख लिया तो आप वन शॉट वीडियो को देख के अपने बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर A+ ग्रेड भी हासिल कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू। मेहनत आपको करना है, वीडियोस को देखना है, चीजों को समझना है और एग्जामिनेशन में बस जाके इंप्लीमेंट कर देना है। दैट्स इट। सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूं ओनली 20। बस 20 वीडियो पे इसका लाइक होना चाहिए एक मिनिमम। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और इनका फायदा उठा सके। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप वन शॉट वीडियो नहीं देखना चाहते, आप पूरे प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं, तो वो भी मैंने क्रिएट किया हुआ है प्लेलिस्ट। आप जाके उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर लगभग 74 वीडियोज हैं। तो 74 वीडियोज भी जाके आराम से क्या कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप उनका अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो लिंक है वो भी दे दूंगा, और साथ ही साथ फ्री नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका जो नोट्स है वो भी मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है नोट्स को एक्सेस करने के लिए, वो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे एक बार जुड़ जाएं। हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो हमारा लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी जो हमारा चैनल है, उसका जो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही जो मैं इसका नोट्स है वो प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जो भी अपडेट है, जो भी नोट्स वगैरह के रिगार्डिंग चीजें हैं, वो भी मैं वहां पे प्रोवाइड करता हूं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। बस दिल थाम के बैठे रहिएगा, चीजें बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं। तो फ्रेंड, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने इंटरफेस पे। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? सबसे पहला यही, कंप्यूटर आखिर होता क्या है। तो थोड़ा सा वन शॉट वीडियो है, तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चलूंगा, स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज में रखूंगा। तो उसके लिए आपको बस परेशान नहीं होना है, अपना अटेंशन बरकरार रखना है वीडियो के अंदर, ठीक है। और कमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट में दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन चीजें मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है, आपके आने वाले सेमेस्टर के लिए। व्हाट इज कंप्यूटर? कह रहा है कि द टर्म कंप्यूटर हैज टेकन फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटिंग, यानी जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूटिंग से लिया गया है। A computer can be defined as an electronic device that takes the data and the instruction from the user as input, performing the computing and the giving the information as output to the user। समझिए, जो कंप्यूटर है उनको डिफाइन किया गया था एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिफाइन किया जा सकता है जो क्या करता है, डेटा को क्या करता है, टेक करता है, इंस्ट्रक्शन जो यूजर के द्वारा दिए जाते हैं हमारे द्वारा इनपुट परफॉर्म करके, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या देता है, एक आउटपुट देता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कैलकुलेटर पे 2+2 लिखा, तो हमने क्या किया, कुछ इनपुट दिया, तो वो कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोसेस हुआ, उसका जो रिजल्ट है वो निकल के आउटपुट हमारे सामने दिखा। दैट इज कॉल्ड, दैट्स बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज द हार्डवेयर एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज सॉफ्टवेयर। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर? चलिए एग्जांपल यहाँ पे एक फिगर दिया है, इनपुट है आपका, आउटपुट यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो ये आपका फिगर यहाँ पे अटैच करना है। अगर डेफिनेशन आता है एग्जामिनेशन में तो आपको लिखना पड़ेगा। अब बेसिक ऑपरेशंस की बात करें, इनपुट, इट टेक्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट डिवाइस। यानी ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है डेटा को और इंस्ट्रक्शन को थ्रू आउट द इनपुट डिवाइसेस। ओके, इनपुट डिवाइस की मदद से। प्रोसेस एंड कंट्रोल, इट परफॉर्म द एक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूज एंड प्रोसेस द गिवन डेटा। यानी ये क्या करता है, परफॉर्म करता है एक्शन को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो इशू होते हैं और जो प्रोवाइड किए जाते हैं डेटा उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई परेशानी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब स्टोरेज की बात करें। स्टोरेज आपको पता चल ही रहा होगा स्टोरेज क्या होता है। तो यहाँ पे डेटा स्टोर होता है फॉर द फ्यूचर एग्जीक्यूशन, जो जिसको हम बाद में यूज कर सके, वो स्टोरेज होता है। आउटपुट, ये जनरेट करता है डिजायर्ड आउटपुट को आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड द प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा। यानी जब हमारा डेटा प्रोसेस हो जाता है इनपुट देने के माध्यम से, जो हम इनपुट देते हैं, तो वही जो जनरेट होकर हमें मिलता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के आखिर एडवांटेज क्या है? अगर हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज क्या है, कुछ फायदा तो होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग हवा में कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। इससे पहला आपका एडवांटेज है एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेटिव कैलकुलेशन विद एक्यूरेट रिजल्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को रिपीटेडली क्या कर सकता है, बार बार परफॉर्म कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप ही के सामने बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आपको अगर 10 बार कहा जाए कि सब्जेक्ट को पढ़िए तो पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब होंगे, लेकिन कंप्यूटर के साथ वो मामला नहीं है।
कंप्यूटर को हम किसी भी चीज के रिगार्डिंग कितना भी बार कमांड देंगे वो उसके अकॉर्डिंग हमें जो वर्क है परफॉर्म करके दे देगा। मेमोरी की बात करते हैं तो स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन, यानी मेमोरी जहाँ पे बड़े बड़े डेटाज जो हैं काफी अधिक मात्रा में स्टोर किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। यूजर फ्रेंडली, यानी जो आपका कंप्यूटर है वो यूजर फ्रेंडली होता है, ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को टू द यूजर इन मेनी डिफरेंट फॉर्म, यानी अलग अलग फॉर्म में यूजर को क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फास्ट, यानी ये क्या करता है, फास्ट एग्जीक्यूशन जो है वो परफॉर्म करता है कि नहीं। लेस मैन पावर, कहने का मतलब है कि मैनुअल रिक्वायरमेंट इज लेस, यानी मैन का जो रिक्वायरमेंट है ये कम हो गया, क्योंकि कंप्यूटर आ गई तो जो चीज मैन कर रहे थे पिछले जमाने में है कि नहीं, तो वो आज के तौर पे कंप्यूटर ने अडेप्ट कर लिया इन चीजों को। बेस्ट रिजल्ट, यानी ये क्या करता है, कंप्यूटर एक बेस्ट रिजल्ट देता है बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग बेस्ट रिजल्ट। तो ये चीजें जो है वो रिजल्ट को बेस्ट बनाने में मदद करती हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें क्या है आप अपने आने वाले सेमेस्टर्स में, अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन, टाइप की बात करें तो कंप्यूटर को मेनली 3 भाग में बांटा गया है, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। एनालॉग की बात करें तो ये सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है। चलिए अब डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, कह रहा है कि द डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन द डिसकंटिन्यूअस डेटा, यानी जो डिजिटल कंप्यूटर है वो डिसकंटिन्यू जो आपका डेटा होता है उस पर काम करता है। एंड दे कन्वे द डेटा इनटू द डिजिट फॉर्म 0 एंड 1, और ये क्या करता है, ये जो आपके डेटा होते हैं उनको 0 और 1 में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एंड ऑल ऑपरेशंस आर कैरी आउट ऑन दीज डिजिट्स आर एक्सट्रीमली फास्ट रेट, यानी जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं जो कैरी आउट होते हैं इन डिजिट्स में वो एक्सट्रीमली क्या होते हैं, फास्ट रेट कैरी करते हैं। अब कह रहा है कि ये डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली नोज हाउ टू काउंट द डिजिट्स एंड ऐड द डिजिट्स, यानी जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है बेसिकली बताता है कि आखिर कैसे हम काउंट करेंगे डिजिट को और ऐड करेंगे डिजिट को, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर आर मच मोर फास्टर देन द एनालॉग कंप्यूटर, एंड डिजिटल कंप्यूटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर में क्या है, कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा फास्ट है, ओके। अब यहाँ पे सुपर कंप्यूटर आता है तो कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर कंटेन द मेनी सीपीयूज विच ऑपरेट इन पैरेलल टू मेक इट फास्टर, यानी आपका जो सुपर कंप्यूटर है वो कंटेन करता है बहुत सारे सीपीयूज को जो क्या करती हैं, चीजों को पैरेलली ऑपरेट करती हैं और चीजों को फास्ट बनाने में, सॉल्व करने में मदद करती हैं, ठीक है। एंड दे आर यूज्ड टू मैसिव डेटा प्रोसेसिंग एंड सॉल्विंग वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स, यानी इनका हम यूज करते हैं बहुत मैसिव डेटा को प्रोसेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, और जो भी हमारे सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेपन्स रिसर्च एंड द डेवलपमेंट, रॉकेटिंग, एरोडायनामिक्स, न्यूक्लियर्स, यानी इन चीजों के अंदर इसका यूज होता है। दूसरा हमारा था मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल लार्ज जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी जो मेनफ्रेम कंप्यूटर है वो काफी पावरफुल, काफी बड़ा जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। एंड दे आर यूज्ड वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज टू बी प्रोसीड और वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आर टू बी मेड एंड दीज टास्क आर बियॉन्ड द कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ मिनी कंप्यूटर, यानी ये जो है ये कहाँ यूज होता है, जहां पे काफी बड़े मात्रा में डेटा होते हैं जिनको प्रोसेस करना रहता है, जो डेटा काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैरी करता है, उसके अंदर हम जो आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर है उसका बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इसका यूज होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है, लार्ज बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है, बैंक के अंदर मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। अब आता है माइक्रो कंप्यूटर, कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर इज अ लो कॉस्ट स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर, यानी जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है वो एक लो कॉस्ट स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर होता है। एंड इट कंटेन्स द माइक्रो प्रोसेसर एज इट सीपीयू, यानी ये कंटेन करता है माइक्रो प्रोसेसर को एक सीपीयू की तरह, एंड मेमोरी यूनिट एंड द इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, यानी इसके पास क्या होता है, एक सीपीयू होता है, मेमोरी यूनिट होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ये चीजें इसके अंदर होती है माइक्रो कंप्यूटर में। अगला पॉइंट कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन लाइक जनरल पर्पस कैलकुलेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, होम एप्लीकेशन, यानी जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके पास वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होता है, जैसे कि जनरल पर्पस कैलकुलेशन हो गया, इंडस्ट्रियल कंट्रोल हो गया, होम एप्लीकेशन हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पर्सनल कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं, पीसी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आता है मिनी कंप्यूटर, कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड द मोर पावरफुल देन द माइक्रो कंप्यूटर, जो मिनी कंप्यूटर है वो काफी फास्टेस्ट है और काफी ज्यादा पावरफुल एज कंपेयर टू द माइक्रो कंप्यूटर। एंड मिनी कंप्यूटर आर जनरल पर्पस कंप्यूटर स्मॉलर देन द मेनफ्रेम एंड गिव द कंप्यूटिंग पावर विदाउट एडिंग द प्रोहिबिटिव एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द लार्ज डेटा सिस्टम, यानी माइक्रो कंप्यूटर जो है, मिनी कंप्यूटर, वो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो स्मॉल होता है मेनफ्रेम से और प्रोवाइड करता है कंप्यूटिंग पावर को बिना किसी ऐड किए, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं जो चीजों को बड़े बनाते हैं उनके, ठीक है। And they are used in accounting, word processing, database management, statistical package for the social science and CAD and the numerical analysis, यानी इनके अंदर बेसिकली इसका यूज होता है, ठीक है। अब आता है एनालॉग कंप्यूटर, कह रहा है कि कंप्यूटर दैट प्रोसेस एनालॉग डेटा इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर, यानी वैसा कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा को परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है।
Analog computer are measurement used to measurement to execute the computation and store data in the continuous form of physical value। यानी जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है वो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए जो भी आपके एग्जीक्यूट कैलकुलेशन होते हैं जो स्टोर करते हैं डेटा को एक कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है, फिजिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर्स में बी मे डू कंप्यूटेशन विद ग्रेट एक्यूरेसी। यानी जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटेशन को काफी बेहतर एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करता है, बट देयर प्रिसिशन इज लिमिटेड बाय द सिस्टम कंपोनेंट। लेकिन इसका जो कैपेसिटी होता है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। एनालॉग कंप्यूटर हैव नो स्टेट, यानी इसके पास कोई भी स्टेट नहीं होता। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कह रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज द मर्जर ऑफ डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर। एंड डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का जो मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एंड हाइब्रिड कंप्यूटर विद द सेवरल पर्पस कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टास्क एंड ऑपरेट प्रॉब्लम्स। यानी जो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं उनका पर्पस होता है वाइड रेंज ऑफ टास्क परफॉर्म करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगला कह रहा है कि द कंप्यूटेशनल स्पीड ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स इज आउटस्टैंडिंग, यानी ये काफी बेहतर होता है, ठीक है। अब आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। कह रहा है द सीपीयू व्हिच इज रिफर्स टू एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो सीपीयू है वो बेसिकली ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो सीपीयू के इनसाइड यानी जो कंप्यूटर होता है उसके इनसाइड में रहता है। एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, यहाँ पे इनपुट है आउटपुट है, इसके बीच में आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, रजिस्टर, मेमोरी रहता है, ठीक है। कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द पीसी। यानी पीसी का ये सेंट्रल कंपोनेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। समटाइम इट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेसर, यानी कई जगहों पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कुछ जगहों पे हम इसे प्रोसेसर भी बोलते हैं। एंड इट इज द ब्रेन दैट रन द सू इनसाइड द पीसी। यानी ये ब्रेन है जो रन करता है, जो पीसी के इनसाइड रहते हैं, जो दिखता है उसके अकॉर्डिंग। एंड ऑल द वर्क इज डन ऑन अ कंप्यूटर इज परफॉर्म डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। यानी जितने भी काम है कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली परफॉर्म होते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ सीपीयू, बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करें, कह रहा है कि द प्रोसेसर इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल डिटर्मिनेंट ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस ऑन द पीसी। यानी जो प्रोसेसर है वो काफी इंपॉर्टेंट सिंगल डिटर्मिनेंट सिस्टम है जो परफॉर्मेंस पीसी के अंदर परफॉर्म करता है। Will other component also play a key role in determining the performance? Processor capabilities dictate the maximum performance of a system। यानी जो आपका अनदर कंपोनेंट होते हैं वो प्ले करते हैं रोल को डिटरमाइन करने के लिए परफॉर्मेंस को, लेकिन जो प्रोसेसर कैपेबिलिटीज होती हैं वो मैक्सिमम प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एंड द अदर डिवाइस ओनली अलाउ द प्रोसेसर टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल। अब यहाँ पे सपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूअर फास्टर प्रोसेसर इनेबल द यूजर ऑफ द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। यानी आज के तौर पे जैसे पता है कि जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी अपडेट होती है। एंड इन एडिशन न्यू प्रोसेसर सच एज i3, i5, i7, mx टेक्नोलॉजी इनेबल द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर नॉट टू बी यूजेबल इंटायर द अर्लियर मशीन। यानी आपको पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो जनरेशन है लैपटॉप का, पीसी का, वो बढ़ रहा है कि नहीं, i3, i5, i6, i7 ये सारी चीजें आती हैं। चलिए अब आता है रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ प्रोसेसर इज वन फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ रिलेबली योर सिस्टम विल रन। यानी जो आपका क्वालिटी है वो प्रोसेसर का, वो एक वन फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि आखिर कैसे रिलेबली जो है आपके सिस्टम का वो रन कर रहा है। एंड विल मोस्ट प्रोसेसर आर वेरी डिपेंडेबल एंड सम आर नॉट। यानी ये बताता है कि कौन सा आपका जो प्रोसेसर है वो काफी डिपेंडेबल है और कौन नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द सम एक्सटेंट ऑन द पेज ऑफ द प्रोसेसर एंड हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम। यानी ये डिपेंड करता है कि आखिर कितना आपका स्टैंड एज है प्रोसेसर का है और कितना एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रहा है। एंड द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कुछ मेन ऑपरेशन है जो कि सीपीयू इंक्लूड करता है, जैसे फेच है, यानी फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी इनसाइड द इशू बाय द यूजर। यानी जो भी यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन होते हैं इशू उनको फेच करना। डिकोड यानी डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन टू डिसाइड व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, यानी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एग्जीक्यूट यानी एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शन को। स्टोर करना रिजल्ट को, जैसे कि आपके सामने ये फिगर दे रहा होगा, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, फेच, ये साइकिल चलता रहता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है सीपीयू का, आप देख सकते हैं कैसे ये काम कर सकता है। अब यहाँ पे आपका आता है एलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कह रहा है कि एलयू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक यूनिट एंड द लॉजिकल यूनिट इज यूज्ड टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन द इनपुट डेटा, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। यानी एलयू जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है जिसके अंदर हम सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवाइड, मॉडुलस, ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं। और लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन को इनपुट डेटा पे, जैसे कि आपका लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट एंड ये सारी चीजें। अब आता है कंट्रोल यूनिट। कह रहा है कंट्रोल यूनिट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। एंड जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कंट्रोल करता है डेटा के फ्लो को और इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए, इंस्ट्रक्शन के।
अब आता है आपका कैशे मेमोरी। कह रहा है कैशे मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट स्मॉल फास्ट एंड एक्सपेंसिव मेमोरी दैट स्टोर द कॉपीज ऑफ डेटा दैट नीड टू बी एक्सेस फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द मेन मेमोरी। यानी जो आपका कैशे मेमोरी है वो काफी स्मॉलेस्ट और फास्ट एक्सपेंसिव मेमोरी है जो स्टोर करता है कॉपी ऑफ डेटा को जिसको जरूरत पड़ती है एक्सेस करने के लिए डेटा को फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द मेन मेमोरी। ओके, टाइप ऑफ कैशे मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी कैशे होता है जिसे हम लोग L1 कैच के नाम से जानते हैं और फिर इंटरनल कैच के नाम से जानते हैं, जो लोकेट होता है किसके इनसाइड द सीपीयू और प्रोवाइड करता है क्विक एक्सेस को फ्रिक्वेंटली प्रोवाइडेड डेटा टू द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, दूसरा आपका सेकेंडरी कैचे कह रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द L2 कैचे, यानी इसको हम लोग L2 कैचे के नाम से और एक्सटर्नल कैचे के नाम से जानते हैं, जो लोकेटेड होता है आउटसाइड द सीपीयू यानी सीपीयू के बाहर एंड पोजिशन होता है मदरबोर्ड पे। ठीक है, और ये स्लो होता है एज कम्पेयर टू द L1। ओके, चलिए अब कह रहा है कि रजिस्टर यानी जिसे हम लोग मेमोरी यूनिट बोलते हैं, कह रहा है कि द रजिस्टर इज यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट द स्टोर एंड और ट्रांसफर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर्स दोज आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। यानी जो रजिस्टर है उनका हम यूज करते हैं क्विकली एक्सेप्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए डेटा को और इंस्ट्रक्शन को, जो यूज होते हैं इमीडिएटली बाय द सीपीयू। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं रजिस्टर के जो यूज किए जाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। अब कह रहा है कि रजिस्टर्स आर स्पेशल पर्पस हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज एरिया फॉर होल्डिंग डेटा एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यानी जो रजिस्टर एक प्रकार का स्पेशल पर्पस हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जो होल्ड करता है डेटा को, एड्रेस को, इंस्ट्रक्शन को ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ओके, रजिस्टर इज ऑल्सो ऑलवेज ऑन द सीपीयू, यानी जो रजिस्टर है वो हमेशा सीपीयू पर ही रहता है। ठीक है, अब आता है पीसी जिसे हम लोग प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। कह रहा है कि पीसी इज जस्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर इन सम कंप्यूटर्स इन इज अ प्रोसेसर रजिस्टर। यानी जो आपका पीसी है वो एक पार्ट है इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर का और कुछ कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसर रजिस्टर्स की तरह काम करते हैं। अब कह रहा है कि इट कीप्स ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड वंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। यानी ये ट्रैक करता है नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को इंस्ट्रक्शन के जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं अगर एक बार एग्जीक्यूशन करंट इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हो रहा है उसके बाद। इन अदर वर्ड इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, यानी अनदर भाषा हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या करता है, जो होल्ड मेमोरी का एड्रेस होता है उसको होल्ड करता है उसके लोकेशन को ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जब आप करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब आता है आपका AQ जिसे हम लोग एसी एक्यूमुलेटर कहते हैं। कह रहे हैं कि दिस रजिस्टर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम। यानी ये जो रजिस्टर इनका हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए जो भी रिजल्ट होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं सिस्टम के द्वारा उनको। अब कह रहा है कि व्हेन द सीपीयू विल जनरेटेड सम रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग देन ऑल द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द एसी रजिस्टर। यानी जब आपका सीपीयू जनरेट करता है किसी रिजल्ट को तो आफ्टर प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसिंग के बाद जो आपका रिजल्ट होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो एसी में एक्यूमुलेटर में क्या होता है, स्टोर होता है। अब यहाँ पे आता है MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसे हम लोग बोलते हैं। दिस रजिस्टर होल्ड द एड्रेस मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। यानी ये जो एड्रेस होता है वो क्या करता है, मेमोरी के एड्रेस को और डेटा का जो इंस्ट्रक्शन है और जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। And this register is used to access data and instruction from the memory during the execution phase of the instruction। यानी ये जो रजिस्टर इनका हम यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए डेटा को, इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम द मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि सपोज सीपीयू वांट टू स्टोर सम डेटा इन द मेमोरी। मान लीजिए कि सीपीयू को जरूरत है कि वो चाहता है कि कुछ डेटा को वो स्टोर करे मेमोरी के अंदर और टू रीड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी, तो इट प्लेस द एड्रेस ऑफ द रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन इन द मैप। तो इसे क्या करेगा, ये जो है मेमोरी लोकेशन को कहाँ सेट करेगा, MAR पे यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे। अब आपका आता है MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। तो MBR स्टैंड फॉर द मेमोरी बफर रजिस्टर। दिस रजिस्टर्स होल्ड द कंटेंट ऑफ द डेटा और इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम और राइट इन द मेमोरी। यानी जो मेमोरी से लिए जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं उनके द्वारा ये होल्ड करता है कंटेंट को। और इट मीन्स दिस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी। यानी इसका मतलब ये कि जो रजिस्टर है इसका यूज कर रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए, जो डेटा आ रहा है मेमोरी से और जो गोइंग थ्रू द मेमोरी जा रहा है। ठीक है, अगला आपका आता है MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर। इज द रजिस्टर ऑफ अ कंप्यूटर्स कंट्रोल यूनिट दैट कंटेन द डेटा टू बी स्टोर इन द कंप्यूटर स्टोरेज। यानी ये जो है आपका MDR एक रजिस्टर है कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट का जो कंटेन करता है डेटा को जो स्टोर हो रहा है कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर, जैसे रैम हो गया, और द डेटा आफ्टर द फेचेस फ्रॉम द करंट कंप्यूटर स्टोरेज। ओके, अब कह रहा है कि इट एक्ट एज अ बफर एंड होल्ड द एनीथिंग दैट इज कॉपी फ्रॉम द मेमोरी रेडी फॉर द प्रोसेस टू यूज। यानी ये एक बफर की तरह काम करता है और होल्ड करता है किसी भी चीज को जो कॉपी हो रहा है फ्रॉम द मेमोरी, किसके लिए, रेडी फॉर द प्रोसेस एंड यूज इट के लिए। ओके,
अब यहाँ पे बस आर्किटेक्चर आ रहा है, कह रहा है कि बस आर्किटेक्चर, बस इज अ सेट ऑफ वायर्स दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द डिफरेंट इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल। यानी जो बस है वो आपका सेट ऑफ वायर होते हैं जिनका हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए जो अभी आपके डिफरेंट इंटरनल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उसको, जिससे कि डेटा को ट्रांसफर किया जा सके, एड्रेस किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देयर में बी सेवरल बसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। यानी अलग अलग जो बसेस हैं वो होते हैं। पहला आपका था सीरियल बस। इन सीरियल बस ओनली वन बिट ऑफ द डेटा इज ट्रांसफर एट अ टाइम। यानी इसके अंदर केवल एक ही बिट जो है वो ट्रांसफर होगा एक समय पे, एंड अमंगस्ट द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट। यानी इसके अंदर बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे। अगला आपका था पैरेलल बस। इसके अंदर कह रहा है कि इन पैरेलल बस सेवरल बिट्स ऑफ द डेटा कैन बी ट्रांसफर एट अ टाइम। यानी पैरेलल बस के अंदर अलग अलग जो बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक समय पे, एंड अमंगस्ट द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट। इसके अंदर बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट आते हैं। अब बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा इट कैरीज, यानी डेटा के टाइप पे ये क्या क्या कैरी करता है, ई कंट्रोल बस कैरी करता है जो मैनेज करता है, मैनेजेस द ट्रांसफर ऑफ डेटा, यानी जो डेटा का ट्रांसफर होता है और जो एड्रेस होते हैं अमंग द वेरियस कंपोनेंट बाय ट्रांसफरिंग द एप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल, इसको मैनेज करता है। डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा अमंगस्ट द डिफरेंट इंटरनल कंपोनेंट। जो डेटाबेस होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उनका हम यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए डेटा को, किसके अमंगस्ट, डिफरेंट इंटरनल कंपोनेंट के अमंगस्ट, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द डेटाबेस ऑल्सो अफेक्ट द ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो स्पीड होता है डेटाबेस का वो अफेक्ट करता है जो भी आपका ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर होता है कंप्यूटर सिस्टम का, उसको। अब कह रहा है कि द मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम यूजेस 32 बिट डेटा बसेस फॉर डेटा ट्रांसफर। यानी जो आपका मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम होता है वो लगभग 32 बिट डेटा को यूज करता है ट्रांसफर करने के लिए। एंड इसका मतलब ये है कि दैट द दिस बस कैन ट्रांसफर द 32 बिट ऑफ डेटा एट ए टाइम। यानी एक समय पे 32 बिट्स डेटा को जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। एड्रेस बस, कह रहा है कि द एड्रेस बस इज आल्सो नोन एज द मेमोरी बस। यानी एड्रेस बस को मेमोरी बस के नाम से जानते हैं। एंड इट ट्रांसफर द मेमोरी एड्रेस और रीडिंग एंड राइट द मेमोरी ऑपरेशन। एंड ये जो आपका जो है ये ट्रांसफर करता है मेमोरी के एड्रेस को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए मेमोरी का ऑपरेशन को, ठीक है। अब कह रहा है कि इट कंटेन द मेनी एड्रेस लाइंस दैट डिटरमाइन द रेंज ऑफ द मेमोरी एड्रेसेस दैट कैन बी रेफरेंस्ड यूजिंग द एड्रेस बस। यानी ये कंटेन करता है बहुत सारे एड्रेस लाइंस को जो डिटरमाइंड हो रहा है रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेस के, जो यूज कर सकता है रेफरेंस करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस बस, ठीक है। एग्जांपल भी आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आता है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट इज आल्सो कॉल्ड एज द इंस्ट्रक्शन सेट, ओके, जिसे हम लोग इसे कहते हैं। तो इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर that pertains to the programming which is basically machine language, and the instruction set provide the command to the processor। यानी ये क्या करता है, प्रोसेसर को एक कमांड प्रोवाइड करता है और बताता है कि व्हाट इज नीड टू डू, यानी क्या करने की जरूरत है उसके अंदर। Character instruction set consists of addressing modes, instruction, native data type, registers, memory, architecture, interrupt and execution handling, and internal input output, external input output। यानी जो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ रजिस्टर्स होता है वो कंसिस्ट करता है एड्रेसिंग मोड को, इंस्ट्रक्शन को, नेटिव डेटा टाइप को, रजिस्टर को, मेमोरी आर्किटेक्चर को, और कहीं ना कहीं जो भी आपके एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट होते हैं उनको। एग्जांपल दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन सेट इज रिस्क एंड द सिस्क एंड x86 इंस्ट्रक्शन सेट व्हिच इज द कॉमन टू फाइंड ऑन द कंप्यूटर टुडे। यानी आज के दौर पे जो कॉमन फीचर्स इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर है यही आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि डिफरेंट कंप्यूटर प्रोसेसर्स कैन बी यूज ऑलमोस्ट द सेम इंस्ट्रक्शन सेट विल will still having the very different internal design। यानी जो अलग अलग कंप्यूटर प्रोसेस है उनके पास वो यूज कर सकते हैं ऑलमोस्ट सेम इंस्ट्रक्शन सेट को, जब उनके पास काफी ज्यादा अलग अलग इंटरनल डिजाइन हो रहा है तब, ठीक है। कह रहा है कि बोथ द इंटेल पेंटम एंड द AMD एथलॉन प्रोसेसर यूजेस नियरली द सेम x86 इंस्ट्रक्शन सेट। यानी जो आपका इंटेल और AMD है वो लगभग लगभग सेम ही x86 इंस्ट्रक्शन सेट को यूज कर रहा है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ऐड का यूज करेंगे ऐड करने के लिए दो नंबर को, कंपेयर का यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए, इन का यूज करेंगे इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिवाइस जस्ट लाइक कीबोर्ड, जंप का यूज करेंगे डेजिग्नेट करने के लिए रैम के एड्रेस को, जंप इफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट जंप टू बी डेजिग्नेटेड रैम एड्रेस, लोड करना इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द रैम टू द CPU, आउटपुट करना इंफॉर्मेशन को डिवाइस से जस्ट लाइक मॉनिटर, स्टोर यानी स्टोर करना इंफॉर्मेशन को रैम में, ओके। चलिए अब आता है आपका सिस्क आर्किटेक्चर। कह रहा है कि द सिस्क अप्रोच attempts to minimize the number of instruction per program। यानी ये क्या करता है, जो भी आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम होते हैं उनको मिनिमाइज करता है, एंड सेक्रीफाइसिंग द नंबर ऑफ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। एंड जो नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं उनको भी क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। कह रहा है कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द सिस्क आर्किटेक्चर आर डिजाइन टू डिक्रीज द मेमोरी कॉस्ट। यानी जो आपका सिस्क आर्किटेक्चर होता है वो डिजाइन होता है डिक्रीज करता है मेमोरी के कॉस्ट को, बिकॉज द लार्ज प्रोग्राम नीड टू बी मोर स्टोरेज। क्योंकि आपको पता है कि बड़े प्रोग्राम को बड़े स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, दस इंक्रीजिंग द मेमोरी
कॉस्ट एंड द लार्ज मेमोरी बिकम द मोर एक्सपेंसिव। अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मेमोरी की कॉस्ट बढ़ेगी, तो जो आपका पूरा सिस्टम होगा उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा। And to solve these problems, the number of instruction per program can be reduced by the embedding the number of operation in a single instruction and thereby making the instruction more complex। यानी सॉल्व करने के लिए इन प्रोग्राम को जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम होते हैं उनको रिड्यूस करना पड़ता है बाय द एम्बेडेड नंबर ऑफ ऑपरेशन इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो उसको काफी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं कुछ, देखिएगा। कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन डिसीजन डिकोडिंग लॉजिक विल बी कॉम्प्लेक्स, यानी इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन और डिकोडिंग लॉजिक होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। वन इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मल्टीपल एड्रेसिंग मोड, यानी एक इंस्ट्रक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल एड्रेसिंग मोड को। और यहाँ पे लेस जो है चिप वो स्पेस कैरी करता है, इनफ होता है जनरल पर्पस रजिस्टर के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि वन इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मल्टीपल एड्रेसिंग मोड, यानी एक इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती है सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल एड्रेसिंग मोड को। लेस चिप स्पेस इज इनफ फॉर द जनरल पर्पस रजिस्टर, यानी कम चिप जो है वो इनफ है एक जनरल पर्पस रजिस्टर के लिए फॉर द इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेट हो रहे हैं डायरेक्टली ऑन द मेमोरी। आर वेरियस सिक्स डिजाइन आर सेटअप टू स्पेशल रजिस्टर फॉर स्टेप पॉइंटर एंड हैंडलिंग इंटरप्ट। ओके, चलिए अब यहाँ पे आता है हमारा सिस्क। सिस्क स्टैंड फॉर द रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू पोर्टेबल डिवाइस ड्यू टू इट्स पावर एफिशिएंसी, यानी ये एक पोर्टेबल डिवाइस होता है क्योंकि इसके पास पावर एफिशिएंसी होता है। जैसे एग्जांपल आपका एप्पल आईपॉड हो गया, जो आपका निंटेंडो आपका डीएस हो गया वो, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिस्क इज अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर दैट यूजेस अ हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो रिस्क आपका है वो टाइप है किसका, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का, जो यूज कर रहा है एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। एंड रिस्क डज द ऑपोजिट, reducing the cycle per instruction at the cost of the number of instruction per program। and pipeline is one of the unique features of risk, यानी pipeline basically मानिए कि वो एक यूनिक फीचर है किसका, रिस्क का। ओके, इट इज परफॉर्म बाय ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेवरल इंस्ट्रक्शन इन अ पाइपलाइन फैशन, यानी ये क्या है, ये परफॉर्म करता है ओवरलैपिंग जो एग्जीक्यूशन होता है अलग अलग इंस्ट्रक्शन का उसको एक पाइपलाइन फैशन में, और ये इसके पास हाईली परफॉर्मेंस एडवांटेज होता है ओवर द रिस्क। ओके, अब यहाँ पे आपका आता है रिस्क आर्किटेक्चर। Simple instructions are used in RISC architecture. RISC help and support the very simple data type and emphasize the complex data type. And RISC utilize the simple addressing mode and fixed length instruction per pipelining. RISC permit any register to use to any content and one cycle execution time इसके अंदर होता है। और RISC जो है वो कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर को टू प्रिवेंट द वेरियस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस विथ मेमोरी इंटरेक्शन विथ मेमोरी। और इन रिस्क मोर रैम इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन, यानी रिस्क के अंदर काफी ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस दिया हुआ है, कह रहा है कि द मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग एंड द फाइनल प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। एंड द मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज क्लासिफाई एज अ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। जैसे देख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी है, प्राइमरी के अंदर रैम रोम, इसके अंदर एसआरएम डीआरएम, इसके अंदर प्रोम एंड डबल प्रोम। ओके, अब यहाँ प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, कह रहे हैं प्राइमरी मेमोरी इज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर एज अ बिल्ट इन यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यानी जो प्राइमरी मेमोरी है वो अवेलेबल होता है किसके लिए, कंप्यूटर एज अ बिल्ट इन यूनिट ऑफ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। और जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो रिप्रेजेंटेड करता है सेट ऑफ लोकेशन को जो ऑक्यूपाई करता है लगभग 8 बिट्स को, ठीक है। हर एक बिट जो है मेमोरी का वो आइडेंटिफाई होता है बाय का यूनिक एड्रेस। ओके, अब कह रहे हैं कि डेटा इज स्टोर्ड इन द मशीन अंडरस्टैंडेबल बाइनरी फॉर्म इज इन दीज मेमोरी लोकेशन, ठीक है। इन मेमोरी लोकेशन पे ये आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम लोग रैम बोलते हैं। कह रहे हैं दिस इज द प्राइमरी मेमोरी फ्रॉम वेयर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी रिसीव्ड इन द रैंडम मैनर, यानी ये जो है वो प्राइमरी मेमोरी होता है जहां से जो डेटा है और इंस्ट्रक्शन है वो रिसीव्ड होता है, हो सकता है रैंडम मैनर में, ठीक है। एंड ये एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होता है जिसके अंदर कंटेंट जो होंगे वो लॉस्ट होंगे एक बार जब पावर आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। जब पावर ऑफ होगा तो इसके अंदर जो डेटा स्टोर रहेगा वो खत्म हो जाएगा। एंड ये काइंड है किसका, मेमोरी का जो यूज होता है स्टोर करने के लिए डेटा को टेम्पररी ड्यूरिंग द कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो टेम्पररी स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसका फिगर भी आपके सामने दिया हुआ है। अब इसके अंदर आपका आता है एसआरएम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये भी एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होगा जो बेस्ड होगा ट्रेडिशनल ट्रांजिस्टर पे यूजिंग द फ्लिप फ्लॉप गेट ऑन टू होल्ड द डेटा इफ द पावर इज टर्न ऑन। पावर अगर ऑन होगा तो डेटा इसके अंदर होल्ड होगा फ्लिप फ्लॉप गेट के अकॉर्डिंग। अगर डेटा लॉस कब होगा, जब पावर ऑफ हो जाएंगे। एंड इट इज अ वेरी फास्ट एंड दैट्स व्हाई यूज्ड इन द कैचे मेमोरी, और यही कारण है कि इसको कैचे मेमोरी के अंदर यूज किया जाता है। एसआरएम जो है वो काफी ज्यादा स्पेस कैरी करता है जो काफी एक्सपेंसिव होता है, बट इट इज इजी टू यूज होता है, ठीक है। काफी मतलब इजी टू यूज होता है ये, समझिए। एंड इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड, ये इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती पीरियोडिकली एंड सिंक्रोनाइज इटसेल्फ विद द टाइमिंग ऑफ सीपीयू।
अगला हमारा आता है डीआरएम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी होता है जो बेस्ड होता है किस पे, कैपेसिटर पे, जो होल्ड करता है डेटा को अगर पावर आपका ऑन होता है तब। वो आपका किस पे था, फ्लिप फ्लॉप पे था, ये आपका कैपेसिटर पे है। ड्यू टू द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के कारण जो डीआरएम है वो रिफ्रेश होता है पीरियोडिकली। अब कह रहे हैं दिस रिफ्रेशिंग इज डन ऑटोमेटिकली एंड ड्यू टू द टाइम कंज्यूमिंग इज रिफ्रेशिंग, यानी ये रिफ्रेशिंग जो है वो ऑटोमेटिकली डन हो जाता है क्योंकि जो टाइम कंज्यूम्ड है वो रेफरेंस होते हैं, ठीक है, ड्यू टू। एंड जो डीआरएम है वो स्लो होता है एंड इट इज इनएक्सपेंसिव एंड टेक लेस स्पेस, यानी ये इनएक्सपेंसिव होता है और कम स्पेस को कैरी करता है। देयरफॉर जो डीआरएम है उनका यूज होता है एज मेमोरी, जो मेन मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग। अब आपका आता है रोम, read only memory. ROM is a special type of memory which can only be read and contents of the which are not lost even when the computer is on। कहने का मतलब क्या है कि जब कंप्यूटर ऑफ हो जाए तब भी इसके अंदर डेटा स्टोर रहेगी, इसी के लिए यूज करते हैं हम लोग। ROM chip are used not only in the computer but in the most other electronic items such as the washing machines, micro ovens, calculator, laser printer, media player। यानी जो आपका ROM होता है वो कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रो ओवन्स हो गए, कैलकुलेटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, जैसे कि इसका फिगर भी दिख रहा होगा। इट इज नो लिमिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं होता। सीडी रोम, डीवी रोम, एंड ये कैटेगराइज होता है एज फॉलोज। पहला आपका क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इट इज अ काइंड ऑफ रोम has not been pre-recorded by the manufacturer but it supplied empty, यानी ये जो है प्री रिकॉर्डेड नहीं होते मैन्युफैक्चरर के द्वारा, लेकिन ये सप्लाई करते हैं, सप्लाई होते हैं एमपीटीओ के खारी के तौर पे। एंड द यूजर ऑफ दिस रोम कैन स्टोर द प्रोग्राम ऑन इट्स यूजिंग अ स्पेशल टूल, यानी इसके लिए एक स्पेशल टूल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद कह रहा है कि वंस द रोम इज प्रोग्राम, यानी अगर आपका रोम प्रोग्राम हो जाए तो इट बिहेव लाइक अनदर प्रोग्राम, ठीक है, एंड इट इज दैट इज कैन नॉट बी रीराइटेन, इसको दोबारा रीराइट नहीं कर सकते। दूसरा आपका आता है रिजोल्व प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज दिस इज अ रोम विच हैज नॉट प्री रिकॉर्डेड बाय द मैन्युफैक्चरर बट इट इज सप्लाई एम्पटी एंड द यूजर ऑफ दिस रोम कैन स्टोर द प्रोग्राम ऑन इट्स यूजिंग अ स्पेशल टूल, वही पॉइंट है आपका। एंड वन द एम्पटी रोम इज प्रोग्राम, यदि आपका एम्पटी रोम प्रोग्राम का होगा तो इट कैन बी रीरिटन रिपीटेडली, यानी तो वो दोबारा रिपीटेडली रीरिटन होगा आफ्टर इरेजिंग द प्रीवियसली रिटन इंटायर कंटेंट यूजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। एंड ईपीरोम जो होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू द प्रोम। अगला हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है ये वही पॉइंट आपका लिखा हुआ है, दोनों पॉइंट वही है, तीनों पॉइंट वही है। और ये जो है वो काफी एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू द प्रोम बट इट नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर फॉर रीराइटिंग। हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्टोरेज डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय तक के लिए, और इसको हम लोग कभी भी लॉस नहीं कर सकते, अगर पावर ऑफ भी हो जाए तब भी ये रहता है। एंड द हार्ड डिस्क हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी रोम, डीवी रोम, ये एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी की। दिस मेमोरी हैज द ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, इसके पास काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी एंड इट इज ऑल्सो इनएक्सपेंसिव, ये थोड़ा सस्ता भी होता है और काफी स्लो भी होता है, ठीक है। एंड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन बी क्लासिफाइड एज मैग्नेटिक स्टोरेज टैब, यानी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जो है वो स्टोर करेगा इन्फॉर्मेशन को डेट कैन बी रीड, इरेज्ड एंड रीरिटन बाय द एनी टाइम। एंड इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आता है, मैग्नेटिक टैप आता है, एग्जांपल भी आप फिगर भी दिया हुआ है। ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो कह रहा है द ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट यूज लेजर बीम्स टू रीड द डेटा स्टोर, यानी जो भी डेटा स्टोर होते हैं उनके लिए फेच करने के लिए, रीड करने के लिए लेजर जो डिवाइसेस हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है, लेजर बीम का। इसके अंदर सीडी रोम, री राइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी आरडब्ल्यू एंड डिजिटल वीडियो डिस्क विद द रीड ओनली मेमोरी, ओके। अब यहाँ पे आता है मैग्नेटो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, यानी यहाँ पे ये जो होता है वो जनरली यूज होता है स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि लार्ज प्रोग्राम्स हो गए, फाइल हो गया, बैकअप डेटा हो गया। द एंड यूजर कैन मॉडिफाई एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर इन मैग्नेटो ऑप्टिकल डिवाइस म्यूटेबल टाइम, यानी इसके अंदर म्यूटेबल टाइम हम इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग पॉइंट दिए गए हैं। अगला हमारा आता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है फास्टर होता है कंपेयर टू द सीपीयू रजिस्टर एंड द स्लोअर देन द मेन मेमोरी ऑफ द प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है एंड इट इज एसआरएम प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, यानी ये एसआरएम जो है प्लेस्ड होते हैं बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। एंड जब आपका सीपीयू नीड होता है सीपीयू को किसी भी डेटा के और इंस्ट्रक्शन के, तो ये इट इज फाउंड इन द कैशे मेमोरी, तो ये कैशे मेमोरी के अंदर फाउंड होगा, ठीक है। एंड इट इज रिट्रीव्ड बाय द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग, यानी ये रिट्रीव होता है सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के लिए। अदरवाइज जो मेन मेमोरी होंगे वो सर्च्ड होंगे फॉर द सम इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं दैट आर प्लेस्ड इन द कैशे मेमोरी, देयरफॉर ओवरऑल स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज इंक्रीज्ड, ओके। यहाँ पे मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी और यहाँ पे नीचे मेन मेमोरी दिया हुआ है। अब हमारा अगला क्या है, मेमोरी हायरार्की है। इसके अंदर कह रहा है कि द कंप्यूटर रिक्वायर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी जो कंप्यूटर है उसको जरूरत पड़ती है अलग अलग टाइप की मेमोरी की फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग।
एंड ये जो आपका है ये सारे फॉर्मेशंस दिए गए हैं। चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चल रहा हूँ चीज़ों को, और जल्दी जल्दी से मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। आप लोग थोड़ा सा इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं अपने जो हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी है उसमें मैं प्रोवाइड करूंगा ही। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल कंपोनेंट दिए गए जैसे इनपुट है, तो इनपुट के बारे में आपको पता है, ये चीज़ों को इनपुट कराने के लिए इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आता है, उसके बाद आपका माउस आता है, उसके बाद लाइट पेन आता है, जैसे कि आज के दौर पर डिजिटली पढ़ाई हो रही है लाइट बोर्ड के द्वारा, लाइट पेन के द्वारा। टच स्क्रीन आता है जो कि इनपुट डिवाइस में आता है, जॉय स्टिक है जो इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोफोन वो भी इनपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक चिप रीडर है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें आपके सामने है, स्कैनर है कि नहीं। अब यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर है, देखिए यहाँ पे स्मार्ट कार्ड रीडर है, बारकोड रीडर है, वेबकैम हम यूज करते हैं वो है। अब आपका आता है आउटपुट, ये सारे आपके क्या थे, इनपुट है। अब आउटपुट आता है, आउटपुट पता है कि जो हमें चीजों को दिखाने में मदद करता है, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, यहाँ पे मॉनिटर है, ये प्रिंटर है। उसके बाद आपका स्पीकर है, स्पीकर के द्वारा भी हमें आउटपुट ही मिल रहा है ना। आपका अपलोडर आता है वो आता है, तो ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच आर डिजाइन टू सॉल्व एनी टास्क, यानी जो आपका सॉफ्टवेयर है वो डिफाइंड होते हैं, जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं या फिर कलेक्शन प्रोग्राम होते हैं जो डिजाइन होते हैं सॉल्व करने के लिए किसी भी टास्क को। टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करें सॉफ्टवेयर की तो दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर टू एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये क्या करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम को। और यहाँ पे कह रहा है कि द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी ये जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर का जो रिस्पॉन्सिबल होता है हैंडल करने के लिए फंक्शन को कंप्यूटर हार्डवेयर के, ठीक है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर, ओके। एंड इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो एक्ट करता है कि इंटरफेस के अकॉर्डिंग बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें तो ये जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज होते हैं ट्रांसलेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को एंड प्रोग्रामेबल लैंग्वेज को इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द दैट कैन बी एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम, जैसे आपका कंप्यूटर इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, ठीक है। अब आपका अगला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट होते हैं, एंड इट इज डिजाइन एंड डेवलप फॉर द परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, यानी ये बेसिकली किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्पेशल पर्पस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है आपके सामने दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपका आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है। कह रहा है कि ई बिजनेस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस विया द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के माध्यम से जो बिजनेस होती है वो ई बिजनेस कहलाती है, आपको पता है। दिस वुड इंक्लूड द बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड आपको पता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनको बाई यानी खरीदना और बेचना इसके अंदर होता है, और ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल एंड कस्टमर सपोर्ट को थ्रू आउट द इंटरनेट, ओके। कह रहा है कि ई-बिजनेस इज द टर्म ऑफन यूज्ड इन द कंजंक्शन विद द ई-कॉमर्स बट इंक्लूड द सर्विसेज इन एडिशन टू सेल्स ऑफ गुड्स, वही बात, जो भी गुड्स होते हैं उनको सेल करना रहता है इसके अंदर। An electronic business commonly refers to the e-business and e-business or the internet business may be defined as an application of information and communication technologies is in support all the activities of the businesses, यानी जितने भी एक्टिविटीज होती है बिजनेसेस की इंटरनेट पे आ चुकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जैसे के लिए इसका नाम दिया गया है। जो आपके कॉमर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बिटवीन द बिजनेस ग्रुप्स इंडिविजुअल्स, यानी जो भी बिजनेस के अंदर जो भी चीजें शेयर करनी होती है, जो भी ग्रुप के अंदर चीजों को शेयर करना होता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग चीजों को खरीदना बेचना होता है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर कैसे यूज होगा, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस, यानी ये साइंस का फील्ड है जो अप्लाई करता है कंप्यूटर बेस्ड टूल को और टेक्नोलॉजी को ऑन द बायोलॉजिकल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन प्राइमरी इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड द जेनेटिक डेटा ऑन द विच स्टैटिकल टेक्निक्स आर अप्लाइड टू अराइव एट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी जेनेटिक्स के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आसान भाषा में यही समझिए कि मेडिकल रिलेटेड चीजें ही ये हैं। बस पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं। कंप्यूटर इन हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर के अंदर नाउ कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड टू कैटर टू सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर। आपको पता है कि आज के दौर पे कंप्यूटर हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, एंड द यूज ऑफ कंप्यूटर इज एविडेंट राइट फ्रॉम द बिगनिंग व्हेन द पेशेंट अप्रोच हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी हेल्थ केयर फैसिलिटी किस प्रकार की प्रोवाइड हो रही है, उसका रिपोर्ट क्या क्या है उसका, है कि नहीं। जैसे सीटी स्कैन करना हो गया, 3D इमेज बॉडी ऑर्गन्स हो गया देखना, इन चीजों के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये किसके वजह से हो पा रही है, कंप्यूटर की वजह से हो पा रही है। रिमोट सेंसिंग में, रिमोट सेंसिंग एक प्रकार का टेक्निक है जो एक्वायर करता है इन्फॉर्मेशन को अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि आपका मटेरियल और स्पेशियल हो सकता है बिना
कमिंग इट डायरेक्ट कंटेंट, यानी उसके डायरेक्ट कंटेंट में आए बिना हम उस चीज के बारे में बता सकते हैं। जैसे मौसम विभाग आपने सुना होगा, है कि नहीं? तो चीजों को ये सारी चीजें हैं। रडार आपके इसके अंदर आता है। जीआईएस की बात करें, ग्राफिकल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो जीआईएस जो होता है सिस्टम होता है जो जनरेट गैदर करता है लोकेशन स्पेसिफिक डेटा को जो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग मीनिंगफुल फॉर्म में, ठीक है। और ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कैप्चर करता है किसको, कैप्चर करता है और स्टोर करता है लोकेशन स्पेसिफिक डेटा को अगेंस्ट द डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है। आपके सामने ये सारी चीज दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो वर्क करता है इंटरफेस के अकॉर्डिंग बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वेंशियल टू यूज, यानी ये जो कंप्यूटर है उसको बेहतर तरीके से यूजफुल बनाने के लिए बेसिकली यूज होता है, और ये यूटिलाइज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को इन द इफिशिएंट मैनर। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द बेसिक टास्क सच एज द रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, पास प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन और सेंडिंग द आउटपुट स्क्रीन। और कुछ अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लिनक्स, रेड हैट, उबंटू, एमएस डॉस, एमएस विंडोज X98, XP, Visa, Avista, Windows 7, 8, 9, 10, 11, NT 2000, 2013, 5, OS2, Mac OS, ये सारी चीजें। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द ओवर एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर, यानी जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से अटैच होते हैं उनके सारे एक्टिविटीज को मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। एंड इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर यू सी व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, यानी ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप उसे देखते हैं, ठीक है। एंड जब आप बंद करते हैं तब भी इसे देखते हैं। एंड इट इज सॉफ्टवेयर दैट इनेबल ऑल द प्रोग्राम टू यूज, यानी ये सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को सारे प्रोग्राम्स को इनेबल करता है कि आप उसको यूज कर पाए। एंड ये सिंपलेस्ट लेवल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके बाद दो थिंग्स होते हैं। फर्स्ट, इट मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है। एंड ये जो रिसोर्सेज है वो इंक्लूड करते हैं प्रोसेसर को, मेमोरी को और डिस्क स्पेस को। सेकंड आपका आता है, ये प्रोवाइड करता है कि स्टेबल कन्वेंशियल वे को एप्लीकेशन के टू डील विद द हार्डवेयर एंड विदाउट हैविंग द नॉलेज, ओके। फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर, स्टोरेज मैनेजर की तरह ये काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट की तरह ये काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट की तरह काम करता है, एक्सटेंडेड मशीन की तरह ये काम करता है, मास्टर माइंड की तरह ये काम करता है, ठीक है। अब आता है फाइल सिस्टम। द फाइल कैन बी फ्री फ्रॉम formed indexed as or a structured collection of related bytes having to mean only to the one who created it, okay। यानी किसने इस चीज को क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। एंड द फाइल में हैव एट्रीब्यूट नेम, फाइल के पास एक क्या होगा, एट्रीब्यूट नेम होगा, ठीक है। फाइल के पास क्या होगा, एट्रीब्यूट का नाम होगा, क्रिएटर, डेटा टाइप, है कि नहीं, परमिशन। अब फाइल स्ट्रक्चर की बात करें, फाइल हैज द वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नॉन डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड। एंड एट्रीब्यूट की फाइल करें तो जैसे कि एट्रीब्यूट नेम है, आइडेंटिफायर है, टाइप है, लोकेशन है, साइज है, प्रोटेक्शन है, टाइम डेट है, यूटिलाइज यूजर का। फाइल एक्सेस मेथड की बात करें तो वैसा तरीका है जिनके द्वारा फाइल को एक्सेस किया जाता है, रीड किया जाता है मेमोरी के अकॉर्डिंग, जो डिटरमाइंड होते हैं बाय द एक्सेस मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सीक्वेंशियल एक्सेस दिए गए हैं, डेटा इज एक्सेस वन रिकॉर्ड राइट आफ्टर द अनदर इन एन ऑर्डर, ओके। यानी ये सारे पॉइंट है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। डायरेक्ट एक्सेस की बात करें, ये भी दिया हुआ है। इंडेक्स आपका जो सीक्वेंशियल एक्सेस है वो भी आपके सामने दिया हुआ है। अब आपका आता है इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। आपको पता है कि ये जो स्लाइड बना हुआ है, जो पीडीएफ का सम बना हुआ है, तो वो पावर पॉइंट की मदद से बना हुआ है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया कि ये सॉफ्टवेयर होता है जो यूज करता है क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनको क्रिएट एंड मेंटेन करने के लिए इसका यूज होता है। और इसके अंदर विंडोज 2007 दिया हुआ है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉलेजेस के अंदर रहते हैं अगर आप लैब में जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने इसके पूरे फंडामेंटल दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि आपके वर्ड के अंदर रहेंगे, जैसे प्रिंट लेआउट रहेगा, फुल स्क्रीन रीडिंग रहेगा, वेब लेआउट रहेगा, आउटलाइन व्यू रहेगा, ड्राफ्ट व्यू रहेगा, सेव एज सेव ऑप्शन दोनों रहते हैं, क्लोजिंग वर्ड रहते हैं, सारी चीजें रहती हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, जो भी शीट बनाई जाती है, गूगल शीट आपने सुना होगा, वो आपके इसके अंदर आता है, ठीक है। इसके सारे फंडामेंटल दिए गए हैं, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल के अंदर, आपको पता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक्सेल, ओके। अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो आप सीखिएगा जरूर इसको, और सीखना क्या है, सीएस अगर ब्रांच है तो आपको तो सीखना ही है ये। ऑटो फाइल्स फीचर्स इन एक्सेल, यानी कुछ चीजें ऑटो फाइल भी हो जाती हैं एक्सेल के अंदर। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 1 2 3 4 5 100 तक टाइप करना है, तो हम तो टाइप नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कीवर्ड अप्लाई करेंगे। वन पे हम डबल क्लिक करेंगे ना प्लस वाले आइकन पे, तो 1 2 3 जहां तक हमें चाहिए वहां पे सिलेक्ट कर देंगे, तो उतना तक नंबर जो है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमें मिल जाएगा। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कुछ और पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं। अब हमारा अगला यूनिट है यूनिट नंबर सेकंड, ये सारी चीजें हैं यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अ फार्मूला इज अ सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम,
and it to be an algorithm, a set of rule must be unambiguous and have the clearest stopping point, and इसके पास एक clearest stopping point भी होनी चाहिए, और भी कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है। जैसे सेक्शन हो गया सिलेक्शन, फाइंडिंग द वैल्यू इन अ लिस्ट एंड कंप्यूटिंग काउंटिंग नंबर, सॉर्टिंग यानी चीजों को सॉर्ट करना, अरेंज करना, कंपेयर करना पैटर्न के साथ। अब कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, जैसे इनपुट होगा, आउटपुट होगा, डेफिनेटनेस होंगे, करेक्टनेस होंगे, फाइनाइटनेस होंगे, इफेक्टिवनेस होंगे, जनरलिटी होगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज दिए गए हैं एल्गोरिथम के, आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नाम नहीं सुना होगा, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं, आपको एक बार इसको पढ़ लेना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन, वर्क WN, स्पेस SN, टाइम TN, कॉस्ट SEN, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंटेट करते हैं। प्रोसेस क्या होता है, स्टेप दिए गए हैं, स्टेप आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम में कुछ सिंटेक्स आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस सिंटेक्स को देखना। फ्लो चार्ट क्या होता है, तो फ्लो चार्ट एक प्रकार का टाइप होता है डायग्राम का, जो रिप्रेजेंटेट करता है एल्गोरिथम को और प्रोसेस को, यानी जो भी एल्गोरिथम हम बनाते हैं उसके जो भी चीजें होती हैं उनको एक चार्ट के माध्यम से बता देना, इसे ही इसका काम होता है बेसिकली। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे हमें 3 डिफरेंट नंबर्स को एंटर करना है बाय द यूजर, और उसमें से बड़े नंबर को फाइंड करना, तो हमने स्टार्ट कर लिया, डिक्लेयर किया वेरिएबल ABC को, यहाँ से रीड किया ABC को, यहाँ से फॉल्स, यदि A ग्रेटर देन B आता है तो फॉल्स जाएगा, और यदि B ग्रेटर देन C आता है तो ट्रू जाएगा और प्रिंट करेगा C को। अगर B यहाँ पे लेस देन है तो ट्रू में जाएगा और A से कंपेयर होगा C का, और यहाँ पे अगर ये ट्रू होता है तो ये कंडीशन प्रिंट करेगा A को, और यदि ये फॉल्स होता है तो फॉल्स में जाएगा, ये फॉल्स होता है फॉल्स में आएगा, ये मिलेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, B मिल जाएगा। देन आफ्टर आपका जो एग्जीक्यूशन है वो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एडवांटेज आपके सामने दिया हुआ है, फ्लो चार्ट को अगर हम यूज करते हैं तो ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, इफेक्टिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, इफेक्टिव कोडिंग फॉर्मेशन देता है, ये प्रॉपर डिबगिंग प्रोसेस देता है, एफिशिएंट होता है फॉर द प्रोग्राम मेंटेनेंस। कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिक इसका होता है, अल्टरनेशन ऑफ द मॉडिफिकेशन इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है, और रिप्रोडक्शन इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। कुछ सैंपल्स दिए गए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप देखिए सैंपल, यहाँ पे ये फ्लो लाइन है, ये आपका टर्मिनल है और इसका मतलब भी बताया गया है, इनपुट है आपका, प्रोसेसिंग है किस चीज के लिए यूज होता है, ये आपका डायमंड सिंबल है वो किस चीज के लिए यूज होगा, सर्कल जो सिंपल रहेगा किस चीज के लिए यूज होगा, ऑफ पेज सेलेक्टर कनेक्टर होगा वो किस चीज के लिए यूज होता है, ओके। अब यहाँ पे आता है प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड कॉजेज द कंप्यूटर टू बिलीव इन अ प्रीडिफाइंड मैनर, यानी ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जब हम एग्जीक्यूट करते हैं कॉज ऑफ कंप्यूटर को, जो बिहेव करता है प्रीडिफाइंड मैनर की तरह, और बिना किसी प्रोग्राम के जो कंप्यूटर है वो यूजलेस है। समझिएगा, प्रोग्राम इज लाइक अ रेसिपी, जैसे चीजों को बनाने से पहले हम एक रेसिपी देखते हैं ना भाई, क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रोग्राम बेसिकली वही है, और ये कंटेंट करता है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स को जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस को जिसे हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, देन ऑल द दैट व्हाट टू डू विद द वेरिएबल, यानी वेरिएबल के साथ क्या करना है ये आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को। वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द न्यूमेरिकल डेटा, टेक्स्ट, ग्राफिकल इमेजेशन, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, C++, पास्कल, बेसिक, फॉर्टन, कोबोल, लिस्प, ये सारी चीजें, ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आपका कैटेगरी आता है, कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सामने दिए गए हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, सारे फंडामेंटल यहाँ पे हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये रीडेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जनरलिटी, ब्रेविटी, एरर चेकिंग, कॉस्ट, उसके बाद आपका फैमिलियर नोटेशन, क्विक ट्रांसलेशन, एफिशिएंसी, मॉडुलैरिटी, वाइडली अवेलेबल। प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स की बात करें तो प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स आर अ वे टू क्लासिफाई द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर फीचर, यानी प्रोग्रामिंग पैराडिगम जो होते हैं वो तरीका होता है जो क्लासिफाई करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो बेस्ड होते हैं किस पे, उनके फीचर्स पे। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द मल्टीपल पैराडिगम्स, यानी इनको मल्टीपल पैराडिगम्स में जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। अब कुछ पैराडिगम्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, कंसर्न होते हैं मेनली विद द इम्प्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन मॉडल ऑफ द लैंग्वेज, जैसे कि आपका अलाइन करना साइड इफेक्ट को, वेदर करना, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को डिफाइंड हो रहे हैं एग्जीक्यूशन मॉडल के द्वारा, और भी कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ओके। कुछ कॉमन पैराडिगम दिए गए हैं जो यहाँ पे आपके सामने हैं, जैसे इंपैरेटिव विच अलाउ द साइड इफेक्ट, फंक्शनल विच डिसॉल्व द साइड इफेक्ट, है कि नहीं, ये सारी चीजें आपके सामने है। डिक्लेरेटिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल है, लॉजिक है, सैम्बल असेंबली प्रोग्रामिंग है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपको बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, तो हम भी एज ए बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं, क्योंकि आगे अगर आपका ब्रांच CS हो तो इसको थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट एक प्रकार का बेसिक यूनिट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। क्लासेस, जब when define a class you define a blueprint of an object, यानी जब आप क्लास को डिफाइन करेंगे तो आप एक ब्लूप्रिंट को डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट के। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, सारी चीजें दी गई हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इनहेरिटेंस यानी कुछ प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, यानी एक प्रॉपर्टी से दूसरे प्रॉपर्टी को जो है वो एक्सेस कर लेना। पॉलीमॉर्फिज्म यानी एबिलिटी टू यूज एन ऑपरेटर और फंक्शन इन अ डिफरेंट वे इन अनदर वर्ड गिविंग द डिफरेंट मीनिंग्स, ओके।
or the functions or to the operators on the function is called polymorphism. Poly means many, forms. Okay, overriding, the concept of overriding is also known as the branch of polymorphism, यानी ये branch है polymorphism का। अब एडवांटेज दिया गया सिंप्लिसिटी है, मॉडर्निटी है, मॉडिफिबिलिटी है, एक्सटेंडेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड क्या होता है वो भी दिया हुआ है, इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आपको देखना है। ड्रॉबैक दिया हुआ है, ड्रॉबैक भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। अगर डिफरेंस आ गया, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको डिफरेंस दिखना पड़ेगा। तो टू बी ऑनेस्ट अच्छी तरीके से इसको आपको देखना है और अच्छी तरीके से लिखने की जरूरत है। अब यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या है? तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक्सटेंशन है सी का, जो डेवलप किया गया था बैजरन बाजरन स्ट्रक्चर के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1980s एट द बेल लैबोरेटरीज। ओके, सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है बहुत सारे फीचर्स को, जैसे स्क्रप अप करता है इसको, जैसे लैंग्वेज को, बट मोर इंपॉर्टेंटली ये है कि ये प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटीज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता, दैट वी यूज इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन, जो हम अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, वो केवल और केवल समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, 0 1 को, जो कंप्यूटर यूज करता है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इट इज देयर फॉर द नेसेसरी फॉर अस फॉर राइट द इंस्ट्रक्शन इन सम स्पेसिफिकली डिफाइंड लैंग्वेज। यही जरूरी है कि हमें एक स्पेसिफिकली डिफाइंड लैंग्वेज में चीजों को समझना है, जैसे कि बाइनरी के सी प्लस प्लस हो गया है कि नहीं, ये आपका क्या लैंग्वेज है। अब कुछ सिग्निफिकेंट दिए गए हैं लैंग्वेज फीचर्स के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एरियाज दिए गए हैं कहाँ कहाँ यूज होगा। फॉर डेवलप द ग्राफिकल रिलेटेड एप्लीकेशन जस्ट लाइक कंप्यूटर एंड द मोबाइल गेम, इनको बनाने के लिए यूज होता है। इवेल्यूट करने के लिए किसी भी काइंड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन को सी प्लस लैंग्वेज का यूज होगा। सी प्लस लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज फॉर डिजाइनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज एक्सपी, सी प्लस प्लस के द्वारा ही डिजाइन किया गया है। गूगल ऑल्सो यूज सी प्लस प्लस फॉर इंडेक्सिंग, गूगल जो है वो सी प्लस प्लस को यूज करता है चीजों को इंडेक्स करने के लिए। फ्यू पार्ट ऑफ एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स आर रिटन इन सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरनेट ब्राउजर फायरबॉक्स जो है वो राइट किया गया सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑल मेजर एप्लीकेशन और एडोबी सिस्टम के वो डेवलप हो रहे हैं सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही, जस्ट लाइक फोटोशॉप, इमेज रेडी, इलस्ट्रेटर, एडोबी प्रीमियर, ये सी प्लस प्लस के द्वारा ही तैयार किए गए हैं। और कुछ आपके गूगल एप्लीकेशन हैं जो सी प्लस प्लस में लिखे गए हैं, इंक्लूडिंग द गूगल फाइल सिस्टम, गूगल क्रोमियम। सी प्लस प्लस यूज हो रहा है फॉर डिजाइन द डेटाबेस जस्ट लाइक माई एसक्यूएल। ओके, चलिए आप सी प्लस प्लस कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर आपको पता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बताते हैं विच इज ओनली जॉब टू कन्वर्ट द सी प्लस प्रोग्राम फ्रॉम आवर फॉर्म टू कंप्यूटर फॉर्म, यानी हमारे फॉर्म से कंप्यूटर फॉर्म में चीजों को ये चेंज करता है। कंपाइलर बेसिकली वही काम करता है, ठीक है। आपके सामने ये चीजें दी गई हैं, आप इस डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस का नाम आपने सुना होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर लैब में टर्बो सी प्लस प्लस पे जो चीजें हैं रन कराई जाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको चीजों को खुद से लिख के चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ लेटर हैं ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड डिजिट है, और कुछ स्पेशल सैम्पल्स हैं, फॉर्मेटिंग चीजें हैं। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आपके ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो लॉजिकली बिलोंग करते हैं एक दूसरे के साथ, और जो प्रोग्रामर होगा वो राइट करेगा प्रोग्राम को बाय यूजिंग द टोकन्स, एंड जो सी प्लस प्लस होगा यूज करेगा फॉरेन टाइप ऑफ टोकन्स को, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स। कीवर्ड क्या होते हैं? आपके सामने जितने भी कीवर्ड्स हैं सी प्लस प्लस के यहाँ पे दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई क्या होता है? आइडेंटिफायर आपका नेम होता है जो यूज होता है इन द सी प्लस प्लस फॉर द वेरियस डेटा आइटम्स दैट इज यूज बाय द प्रोग्रामर इन हिट्स प्रोग्राम। एंड जो असेंबलिंग नेम है वो जनरली नॉन होता है आइडेंटिफायर के द्वारा, और जो आइडेंटिफायर होता है वो सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का दैट टेकन फ्रॉम द सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट, और जो रूल होता है वो फॉर्मेशन होता है किसी भी आइडेंटिफायर का, ठीक है। आपके सामने ये चीजें दी गई हैं। लिटरल्स क्या होते हैं? तो लिटरल आपके डेटा आइटम्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, देयर वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ये वैल्यूज को चेंज नहीं करते, ठीक है। जैसे आपका इंटीजर कांस्टेंट हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, फॉर्मेटिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या है? सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट्स क्या दिए गए हैं? स्लैश ए बेल, स्लैश एन न्यू लाइन, स्लैश आर कैरीज रिटर्न, स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब, एंड स्लैश जीरो नल कैरेक्टर, ठीक है। फॉर्मेटिंग कांस्टेंट क्या होता है? इसको हम लोग रियल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये नंबर इसके पास हैविंग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं, ये चीजें दी गई हैं फ्रैक्शन में, चीजें डेसिमल में। स्ट्रिंग लेटर्स क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो इंक्लूड होते हैं डबल कोड के अंदर, वो स्ट्रिंग लेटर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कंप्यूटर को देख सकते हैं, ये स्ट्रिंग लेटरल है। तो ये चीजें हैं। आपके सामने कुछ और भी पंचुएटर्स दिए गए हैं, आप इन पंचुएटर्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका मतलब आपको बस जान लेना है कि क्या मतलब किसका होता है। अब यहाँ पे आपका आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? तो ऑपरेटर आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो यूज करते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और सी प्लस प्लस जो है वो 6 टाइप के ऑपरेटर को प्रोवाइड करता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, यूनिटी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, ठीक है। अब कुछ बेसिक डेटा टाइप है। इंटीजर, इंटीजर लॉन्ग इट, फ्लोट, डबल, डबल, लॉन्ग, कैरेक्टर,
वेरिएबल्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। वेरिएबल क्या होता है? तो इट इज अ कलेक्शन इन द कंप्यूटर मेमोरी which can have data and is given a symbolic name for easy reference। वेरिएबल को हम यूज करते हैं होल्ड करने के लिए अलग अलग वैल्यूज को अलग डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द एजुकेशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए कि हमें स्टडी करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट टोटल इज इक्वल टू 20.00। तो इस स्टेटमेंट के अंदर ए जो है वैल्यू है जिसके पास 20 है टू स्टोर है मेमोरी लोकेशन के अंदर टोटल। डिक्लेरेशन की बात करें तो अलग अलग वेरिएबल का नाम होता है, जैसे यहाँ पे आपके सामने इनिशियलाइजेशन दिया है, जैसे इंट ए, इंट क्या आपका वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल टाइप है, ये आपका वेरिएबल का नेम है, ये आपका वैल्यू है। अब कुछ यहाँ पे बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि बुलियन कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल वॉइड, डब्ल्यूसी कैर, ये चीजें हैं। और एक प्रोग्राम दिया हुआ है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है करेक्ट साइज को वेरियस डेटा टाइप को ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, आप इसको प्रोग्राम को अगर आप रन करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। टाइप ऑफ क्वांटिफायर्स की बात करें तो अलग अलग क्वांटिफायर्स है, जैसे कि आपका कॉन्स्ट है, वोलेटाइल है, रिस्ट्रिक्ट है। फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात करें तो फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी स्टेटमेंट जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए किसी भी काइंड ऑफ एक्शन को। ओके, और एक्शन में भी फॉर्म, डेटा मूवमेंट एंड डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा, यानी ये इन चीजों के अकॉर्डिंग हो सकता है। कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में चीजें दी गई हैं, नल का स्टेटमेंट दिया गया है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है जिसके अंदर इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है, इसका सिंटेक्स आपको देख लेना है। इफ एल्स स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है। अगला हमारा आता है फ्लो ऑफ कंट्रोल जिसके अंदर लूपिंग स्टेटमेंट आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, बार बार जो चीजें रिपोर्ट होती है ना वही रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। और इसके अंदर वाइल लूप आता है, डू वाइल लूप आता है, फॉर लूप आता है। तो वाइल लूप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, साथ ही साथ फॉर लूप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और इन द फॉर लूप देयर आर थ्री ऑपरेशंस टेक प्लेस: इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल, टेस्टिंग ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल एंड अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल आइदर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, एरे क्या होता है? एरे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी ये एरे जो है वो सेम डेटा एलिमेंट टाइप के जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं, सेम टाइप के डेटा एलिमेंट इसके अंदर होते हैं। और ये डिस्क्राइब होता है बाय द सिंगल नेम एंड ईच नेम जो है वो एलिमेंट है वो एरे का वो रेफरेंस होता है बाय द यूजिंग द एरे नेम एंड इट्स स्क्रिप्ट नंबर। डिक्लेरेशन की बात करें तो टाइप ऑफ एरे नेम, नंबर ऑफ एरे एलिमेंट, जैसे इंटीजर एरे का नेम है, साइज है। इसका इनिशियलाइजेशन दिया गया है। एरे एज ए पैरामीटर कैसे काम करेगा वो भी बताया गया है। उसके बाद फंक्शन आता है सी प्लस प्लस के अंदर। तो फंक्शन एक प्रकार का ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को। और हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है उसके पास कम से कम एक फंक्शन होते हैं विच इज मेन फंक्शन। ठीक है, और जो फंक्शन होता है वो यूज होता है डिवाइड करने के लिए बड़े जो कोड्स होते हैं इनको मॉड्यूल्स उनके। और ड्यू टू दिस वी कैन इजिली डिबग एंड मेंटेन द कोड, यानी इसके द्वारा हम इजिली डिबग और मेंटेन कर सकते हैं कोड को। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एडवांटेज की बात करें तो कोड की रीयूजेबिलिटी हो गई, डेवलप करना एप्लीकेशन को मॉड्यूल फॉर्मेट में अर्ली, इजिली टू डिबग द प्रोग्राम को इजिली डिबग करने के लिए, कोड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें तो यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। और ये लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं जो पहले से होते हैं वो होते हैं लिमिटेशन दिए गए हैं लाइब्रेरी फंक्शंस के। यूजर डिफाइंड जो यूजर के द्वारा हमारे द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, तो फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये चीजें दी गई हैं। ठीक है, फंक्शन दिए गए हैं आर्गुमेंट के, फंक्शन आर्गुमेंट इन सी प्लस प्लस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस बाय वैल्यू, ये चीजें होती हैं इसके अंदर। कॉल बाय रेफरेंस आपके सामने ये दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस भी दिया हुआ है इन दोनों के बीच का। पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल है जिसका वैल्यू जो है वो एड्रेस होता है अनदर वेरिएबल में। ठीक है, और जस्ट लाइक एनी वेरिएबल और कांस्टेंट यू मस्ट डिक्लेयर अ पॉइंटर बिफोर यू कैन वर्क इट। ठीक है, आपको वर्क करने से पहले आपको चीजों को डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपके सामने एक पॉइंटर डिक्लेरेशन भी दिया हुआ है और कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं। आप इस एग्जांपल को रन करके एक बार देखिएगा। इसी के साथ यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। यूनिट नंबर थर्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं जिसके अंदर ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लासेस क्या होते हैं। तो क्लास जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं सी प्लस प्लस के जो लीड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। क्लास एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो होल्ड करता है अपने खुद के डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शंस को, जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और जो वेरिएबल होते हैं इनसाइड द क्लास डेफिनेशन वो क्या कहलाते हैं? डेटा मेंबर। और जो फंक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेंबर फंक्शन कहलाते हैं। एग्जांपल भी दिया हुआ है, कुछ चीजें और भी दी गई हैं। प्रोपर्टीज की बात करें तो क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विद द अपर लेटर, यानी जो क्लास का नेम होगा वो अपर केस लेटर से स्टार्ट होगा। और यदि आपका क्लास नेम मेड हो रहा है वन वर्ड के द्वारा तो देन मोर देन वन नेम, तो जो आपका फर्स्ट लेटर होगा हर एक वर्ड का वो क्या होगा? अपर केस होगा, जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट आपके द क्लास इज ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, यानी जो क्लास है वो ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट और जो ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट होता है क्लास ऑब्जेक्ट का।
और यहाँ पे कोई भी स्टोरेज असाइन नहीं होता जब हम डिफाइन करते हैं क्लास को। और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इंस्टेंस होते हैं क्लास के, जो होल्ड करता है डेटा वेरिएबल को, डिक्लेयर होते हैं इनसाइड द क्लास एंड द मेंबर फंक्शन वर्क ऑन दोज डेटा। ओके, और यहाँ पे कुछ चीजें और भी दी गई हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफायर्स दिए गए हैं सी प्लस प्लस के अंदर, जैसे आपका एक स्पेसिफायर है आपका पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टिव। एक्सेस स्पेसिफायर प्रोग्राम के अंदर फॉलो होते हैं बाय द कॉलन। हो गए, और यू कैन ऑल्सो यूज आइदर वन, टू और ऑल द थ्री स्पेसिफायर। आप दो को या फिर तीनों को स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं। पब्लिक क्या होता है आपके सामने दिया हुआ है, चीजों को पब्लिकली रखना है, प्राइवेट चीजों को प्राइवेट अगर रखना है तो हम इस चीज को यूज करेंगे, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया किसी चीज का, है कि नहीं? तो कुछ चीजों को हम प्राइवेट, जो प्राइवेटाइजेशन है वो करते हैं ना, बस वही होता है। प्रोटेक्टेड, कुछ चीजों को प्रोटेक्ट रखना, आपके सामने वो चीजें दी गई हैं। क्लियर हुआ? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, यूज कहाँ होता है? टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। यदि सेम नेम के अकॉर्डिंग लोकल वेरिएबल है तो ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल को हमें एक्सेस करने के लिए इसका यूज करना पड़ता है। डिफाइन करने के लिए फंक्शन को आउटसाइड ए क्लास, उसके लिए यूज करना पड़ता है। क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, और मल्टीपल इनहेरिटेंस में इसका यूज होता है। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग आउटसाइड के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल आपके सामने है। कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर जो है वो एक प्रकार का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जो एग्जीक्यूट होता है जब भी आपका क्रिएट करना होता है नए ऑब्जेक्ट को क्लास के। और कंस्ट्रक्शन जो है उसके पास एग्जैक्ट सेम नेम होता है एज द क्लास, एंड ये इसके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, ऑल ओके, नॉट इवन वॉइड। ओके, कंस्ट्रक्शन जो है वो काफी यूजफुल होता है फॉर सेटिंग द इनिशियल वैल्यू फॉर सर्टेन मेंबर वेरिएबल। ओके, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कंस्ट्रक्टर की, देख सकते हैं। ये दिस वुड बी डिक्लेयर इन द पब्लिक सेक्शन ओनली, they do not have any return type, not even void. They get automatically invoked when the object are created, and they cannot be inherited through the derived class, and can all the class base class constructor, and you cannot refer their address. Construction cannot be virtual. आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, और भी कुछ चीजें दी गई हैं। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर चीजों को डिलीट करने के लिए, स्पेशल क्लास जो डिस्ट्रॉय करता है ऑब्जेक्ट को एज सुन एज द स्कोप ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट एंड। ओके, और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है बाय द कंपाइलर जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, गोट आउट ऑफ स्पेस होता है तब। अब इसका सिंटेक्सर, इसका जो साइन होता है वो टिल्ड साइन होता है, जो कि आपके सामने यहाँ पे टिल्ड साइन दिया हुआ। डिस्ट्रक्टर हमेशा, डिस्ट्रक्टर के पास कोई भी आपका आर्गुमेंट नहीं रहेगा। अब फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे इस फ्रेंड फंक्शन को देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनहेरिटेंस, सी प्लस प्लस के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है? थोड़ा सा हम जल्दी चल रहे हैं, समय काफी ज्यादा वीडियो का हो चुका है। टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस की बात करें तो पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो जो वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म का होता है उसका मतलब होता है मेनी फॉर्म्स। सिंपल वर्ड में क्या है कि वी कैन डिफाइन द पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ मैसेजिंग टू डिस्प्ले द इन मोर देन वन फॉर्म। ओके, एक से अधिक फॉर्म में चीजों को डिफाइन करना। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे पर्सन है, एट द सेम टाइम वो एक क्या हो सकता है? वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वो घर का बेटा भी हो सकता है, वो एक टीचर भी हो सकता है। जस्ट लाइक मैन एट द सेम टाइम फादर, हस्बैंड, एम्प्लॉय, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काफी इंपॉर्टेंट फीचर है ये। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, फंक्शन ओरिएंटेड है। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पे है आपके सामने दिया हुआ है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो ये भी आपके सामने पूरा स्टेटमेंट इसका दिखा हुआ है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। वर्चुअल फंक्शन की बात करें तो वर्चुअल फंक्शन भी आपका फंक्शन है बेस क्लास का, जिसके अंदर ये ओवर रिटन होते हैं ड्राइव क्लास में, एंड ये बताता है कि जो कंपाइलर परफॉर्म कर रहा है लेट बाइंडिंग ऑन दिस फंक्शन। ओके, और इसके पूरे रूल और रेगुलेशंस दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, काफी इंपॉर्टेंट। डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका होता है कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को एक वे में, जो हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन ऑफ टास्क के अकॉर्डिंग, जिससे कि इफेक्टिव वे हमें प्रोवाइड होता है। डेटा स्ट्रक्चर हमें बताता है रेंडर करने के लिए डेटा एलिमेंट को इन टर्म ऑफ सब सम रिलेशनशिप फॉर द बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज। जैसे एग्जांपल हमें डेटा प्लेयर नेम है विराट, एज उनका 26 है, तो विराट आपका क्या है? स्टोरिंग डेटा है। टाइप क्या है आपका? 26 ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। ओके, स्ट्रिंग डेटा टाइप है विराट, और टाइप आपका 26 क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है। और भी चीजें दी गई हैं, और डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट ही है आपके सीएस ब्रांच में, तो घबराना नहीं है। बेसिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, स्टैक, क्यू। डेटा टाइप ब्लेटेंट, यूजर डिफाइंड डेटा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, एरे, लिस्ट, फाइल, लिस्ट में लिनियर, नॉन लिनियर, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। ओके, लिनियर में बताया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, नॉन लिनियर, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, स्टैटिक, डायनामिक, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसी के साथ तीसरा यूनिट कंप्लीट। चौथा यूनिट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। चौथा यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पे। चौथा यूनिट का मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस इसको स्क्रॉल डाउन मैं कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, और जो नोट्स है मैंने बता दिया कि इसका जो इमेजेस हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में प्रोवाइड किया जाएगा, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है
वो उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लेयर आपको दिख रहा है ओएसआई मॉडल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। डायरेक्टली 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 7 वाला लेयर यहाँ पे। उसके बाद आपका टीसीपी/आईपी मॉडल आएगा लेकिन उससे पहले इंटर नेटवर्किंग आपके सामने दिया हुआ है। एक्सट्रानेट है, इंट्रानेट है, इंटरनेट है, ये अलग अलग चीजें हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे नेटवर्क हब हो गया, नेटवर्क स्विच हो गया, उसके बाद आपका मॉडेम हो गया, आपका नेटवर्क राउटर हो गया, उसके बाद आपका ब्रिज हो गया, रिपीटर हो गए, ब्राउटर्स हो गए, सारी चीजें दी गई हैं। गेटवे हो गया, गेटवे भी दिया हुआ है। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी आपने नाम सुना होगा। उसके बाद आपका टीसीपी/आईपी मॉडल जिसके अंदर एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, होस्ट टू नेटवर्क जिसे हम लोग नेटवर्क एक्सेस लेयर कहते हैं, इसके पूरे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, मेरिट डिमेरिट पूरे दिए गए हैं। कंपैरिजन है ओएसआई टीसीपी/आईपी मॉडल के डिफरेंस, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आता है 7 मार्क्स के क्वेश्चन, तो डायरेक्टली आएंगे तो आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को लिखना पड़ेगा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट भी बताया गया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, जैसे कम्युनिकेशन के अंदर इंटरनेट का यूज होता है, जॉब सर्च के अंदर, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए, ट्रैवल के लिए, रिसर्च के लिए, ई कॉमर्स के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या होते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है इसका। वेब सर्वर, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, ई कॉमर्स क्या होते हैं, हमने स्टार्टिंग में भी ई कॉमर्स को भी देखा था लेकिन यहाँ पे डीप में है, इन डेप्थ में। कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिक्स क्या होते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी वॉर्म्स क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, फाइल वायरस, मैक्रो वायरस, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस, बूट सेक्टर वायरस, मल्टीपेप्रेटेड वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, स्ट्रेंथ वायरस। ठीक है, और भी सारी चीजें दी गई हैं यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, एडवेयर, स्पाईवेयर, स्पैम, ट्रैकिंग कुकीज क्या होती है, मिसलीडिंग एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कुछ कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम जैसे हैकिंग, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, स्पैमिंग क्या होता है, साइबर पोर्नोग्राफी क्या होते हैं, साइबर फिशिंग क्या होते हैं, सारी चीजें, सारे फंडामेंटल दिए गए हैं। हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सामने चीजें रख दी गई हैं। बस डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से चीजों को तैयार करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से एग्जामिनेशन में कितना ग्रेड लेके आते हैं। ठीक है, हमारा काम था चीजों को प्रोवाइड करना और हमने अपने पूरे चीजों को कंप्लीटली प्रोवाइड आपके सामने कर दिया है। अच्छी तरीके से चीजों को देखिए। इंटरनेट कुछ कुछ लॉज हैं, कुछ नियम कानून है जो कि साइबर लॉ के अंदर आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइबर लॉ इन इंडिया आपके सामने दिया हुआ है। इंडियन आईटी एक्ट का नाम सुना होगा आपने। कुछ एडवांटेज है, तो इंटरनेट फ्रॉड क्या होता है, आज के दौर पे आपको पता है कि इंटरनेट में जो है एक ओटीपी दिया जाता है तो आपके खाते से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। जैसे कि आपको बताया जाता है कि आपने लॉटरी में इतनी चीजें जीती हैं, आप इतना ओटीपी दीजिए, आपके खाते में पैसा चला जाएगा, है कि नहीं। कुछ बेहतर कंप्यूटिंग हैबिट है, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को हमें बनाना चाहिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन को हमेशा देखते रहना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए मोबाइल डिवाइस को फॉर द लॉस। ओके, यूआरएल को किसी भी क्लिक करने से पहले हमें सोचना चाहिए, पब्लिक वाईफाई को यूज करने से पहले एक बार हमें सेफली सोचना चाहिए चीजों के अकॉर्डिंग। इसी के साथ हमारा 5 यूनिट स्टार्ट हो चुका है। 5 यूनिट में डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो डीबीएमएस का सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। और अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ इन चीजों को कंप्लीट कर लेगा, गारंटी मैं देता हूँ कि एग्जामिनेशन में A+ ग्रेड लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बशर्ते कि समय आपके पास बहुत है, आप अगर एक एक दिन भी पढ़ेंगे ना तो 5 दिन में 5 यूनिट आसानी से कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बेसिक कंप्यूटर का जो टाइम टेबल था वो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग चीजों को आप आसानी से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, और बेहतर ग्रेड आप हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाइएगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमारे जुड़ जाइएगा, जिससे कि आप वहां से हमारे जो इस सब्जेक्ट के नोट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसका मैं पूरा चीज जल्दी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जुड़िएगा इसके। और वीडियो का लाइक मैंने बता ही दिया था कि 10 लाइक 20 लाइक मैंने रखे हैं, इस वीडियो पर 20 लाइक कर दीजिएगा, है कि नहीं। कमेंट में पॉजिटिव कमेंट बताइएगा। और जो आपके इन फ्यूचर सेमेस्टर स्टार्ट हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट है, तो आप एक बार चेकआउट करिए चैनल को। अलग अलग सेमेस्टर के रिगार्डिंग, अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सारे वीडियोस को अपलोड मैंने किया हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म के आपको सारी चीजें सीएस ब्रांच के रिगार्डिंग प्रोवाइड हो रही हैं, तो कहीं भी इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, जब जिसान अमन एजुकेशन आपके साथ है। डीडीएल, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका पूरा प्रोसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा फंडामेंटल, उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीजें, मॉडल, ठीक है, ये सारी चीजें दी गई हैं। कुछ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज भी दी गई हैं आपके सामने, आसपास सास ये भी डायरेक्टली आता है एग्जामिनेशन में। डिप्लॉयमेंट मॉडल जैसे प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यूजेबिलिटी हो गया, बैंडविड्थ, एक्सेसिबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी, कॉस्ट सेविंग। ओके, डिसएडवांटेज जैसे यूजेबिलिटी, बैंडविड्थ, एक्सेसिबिलिटी, डेटा सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर। तो इसी के साथ फ्रेंड आज हमारा बेसिक कंप्यूटर का वन शॉट वीडियो कंप्लीट होता है। तो मैंने बताया है कि इस वीडियो का जो लाइक
का लिमिट है वो 20 है। और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। नोट्स को पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, अभी के अभी जुड़िए, चीजों को शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट दिखाइए। और सीएस ब्रांच आपका है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है, क्योंकि सीएस ब्रांच के रिगार्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक के पूरे कंटेंट हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है। आप वहां पे जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।